वीजा कैटेगरीज इन रोमानिया। रोमानिया के अंदर कौन कौन सी वीजा कैटेगरीज है? दोस्तों, रोमानियन इमिग्रेशन ने वीजा कैटेगरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है शॉर्ट स्टे वीजा टाइप और दूसरा है लॉन्ग स्टे वीजा टाइप। ये बेसिकली 180 दिन का वीजा होता है जिसमें आपको 90 डे 90 दिन का स्टे मिलता है। अलग अलग सब कैटेगरी में अलग अलग टाइम का स्टे मिलता है। सी कैटेगरी, अभी ये जो कैटेगरी है ये टूरिस्ट वीजा टाइप की कैटेगरी है। एक बात जान लें कि ये छोटे टाइम के लिए हैं, 90 दिन के लिए मैक्सिमम होते हैं और ये एक्सटेंडेबल नहीं होते। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। वेलकम बैक दोस्तों। हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में शॉर्ट स्टे वीजा टाइप के बारे में और अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में लॉन्ग स्टे वीजा टाइप के बारे में। तो लॉन्ग स्टे वीजा टाइप जो रोमानिया के अंदर होती हैं, आप इस चीज से कंफ्यूज ना होंगे लॉन्ग स्टे वीजा टाइप बहुत लंबे स्टे के लिए होने वाली है। नहीं, लॉन्ग स्टे वीजा टाइप भी शॉर्ट स्टे वीजा टाइप की तरह 90 डेज की ही होती है। ठीक है, वो भी 180 दिन का वीजा टाइम मिलता है आपको और उसमें 90 डे का आपको स्टे मिलता है। मतलब 180 दिन में आपको रोमानिया के अंदर एंटर होना पड़ता है। उस पर आपको 2 एंट्रीज मिलती है, मतलब कि एक बार आकर फिर से वापस जाकर फिर से जा सकते हो। बट इसमें और शॉर्ट स्टे वीजा टाइप में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि जो शॉर्ट स्टे वीजा टाइप है वो एक्सटेंडेबल नहीं होता, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। बट जो लॉन्ग स्टे वीजा टाइप है, अगर आप वहां पर गए हो 90 डेज के लिए एंटर कर गए हो तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो साल के लिए, 2 साल के लिए और 5 साल के लिए भी कुछ केसेस में। ठीक है, वो डिपेंड करता है जो आपको ऑर्गेनाइज कर रहा है वहां पर, जहाँ आप किस कैटेगरी में गए हो उस कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हो। दोस्तों, इसी वीजा कैटेगरी पर आपको 5 साल के बाद पीआर मिलने के भी चांसेस होते हैं अगर आपने अपने सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखे हैं और फुल लीगली चले हैं, जैसे रोमानिया की इमिग्रेशन अथॉरिटी आपको बताती है। तो अभी ये कैटेगरी कौन सी होती है? ये कैटेगरी होती है डी वीजा कैटेगरी। तो अभी ऐसा है कि सीधी डी वीजा ही कोई कैटेगरी नहीं है कि डी वीजा ले लिया और उसमें चले गए तो वो वीजा कैटेगरी है। नहीं, उसमें भी सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे शॉर्ट स्टे में सी कैटेगरी में सब कैटेगरीज थी ना, वैसे ही डी में भी सब कैटेगरीज हैं। तो अभी ये कैटेगरी कौन सी है? काफी सारी कैटेगरीज हैं। इसमें आती है D/AE वीजा कैटेगरी, इसमें आती है D/AP, D/AC, D/AM, D/DT, D/DS, D/NF। उसके अलावा इसमें D/AR, D/CS, D/AS, ये सारी कैटेगरीज इसमें आती हैं। तो अभी आज की वीडियो में हम जल्दी से इन्हीं कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरी हैं, इनका क्या क्या पर्पस होता है, किस किस पर्पस के अकॉर्डिंग आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी है और किस किस पर्पस के लिए होती हैं। सबसे पहले आ गई D/AE वीजा कैटेगरी। अभी ये वीजा कैटेगरी जो है ना, ये बिजनेस पर्पस के लिए होती है, इकोनॉमिक्स पर्पस के लिए होती है। अभी जो लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करने वाले हैं रोमानिया के अंदर, जहाँ फिर कोई बिजनेस करने वाले हैं रोमानिया के अंदर, तो उस पर्पस के लिए उनको लंबे टाइम तक वहां पर स्टे करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में आप अप्लाई करेंगे D/AE वीजा कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी आएगी D/AP वीजा कैटेगरी। अभी ये जो वीजा कैटेगरी है ना, ये एम्प्लॉयज के लिए ही है, बट ये एम्प्लॉयज अलग किस्म के एम्प्लॉयज हैं। मतलब जैसे कुछ एजेंट हैं, स्पेशल एजेंट्स हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो स्पेशल ड्यूटी पर रोमानिया में आने वाले हैं। उसके लिए उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसको लंबे टाइम पर उसको उधर रुकना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे? D/AP वीजा कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। मतलब हैं तो वो अपने देश के ही एम्प्लॉय, नॉर्थ यूरोपियन कंट्री के ही एम्प्लॉय हैं, बट उनको रोमानिया में रहना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी कुछ लंबे टाइम के लिए। नेक्स्ट आती है C/AC वीजा कैटेगरी। अभी ये वीजा कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो रोमानिया की कंपनीज के अंदर मेजर शेयर होल्डर्स हैं। मतलब कंपनी रोमानिया की है बट उनके बड़े शेयर्स हैं उस कंपनी में, मतलब मालिक ही हैं उस कंपनी के, जहाँ फिर मालिक के बराबर का हिस्सा रखते हैं, जहाँ उससे थोड़ा कम हिस्सा रखते हैं। उसके अलावा जो इसी कंपनी में CEO हैं, जहाँ फिर एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट पर हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, वो अगर रोमानिया में आकर वो अपनी जॉब को कैरी आउट करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनको D/AC वीजा कैटेगरी में अप्लाई कर रोमानिया में आना पड़ेगा।
नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है D/AM वीजा कैटेगरी। दोस्तों ये वीजा कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट वीजा कैटेगरी है, क्योंकि ये है एम्प्लॉयमेंट वीजा कैटेगरी। मतलब कहने का कि जितने भी बंदे रोमानिया में जॉब करने के लिए जा रहे हैं ना, जितने भी चाहे लेबर में हैं, चाहे वर्कर हैं, चाहे लोअर ग्रेड जितने भी वर्कर हैं, वो रोमानिया में जॉब करने के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, तो उनका वीजा जो होता है D/AM वीजा कैटेगरी में अप्लाई होता है। तो अगर आपका वीजा आने वाला है और आपका एजेंट आपको बोल रहा है कि अभी आपका वीजा लग गया और लगने वाला है, तो आप अपने वीजा पर ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपके वीजा कैटेगरी में D/AM वीजा कैटेगरी लिखा है कि नहीं लिखा। D का मतलब है लॉन्ग स्टे वीजा टाइप, /AM का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो वीजा है ना वो मिलता है वर्क परमिट पर। मतलब रोमानियन इमिग्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल जो हैं वो कंपनी के डिमांड पर एक वर्क परमिट इशू करते हैं एक स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक काम के लिए किसी स्पेसिफिक कंपनी की तरफ से। तो आपकी होम कंट्री में जो भी रोमानिया की एम्बेसी है वहां के वीजा अफसर आपको वर्क परमिट के आने पर वीजा इशू करके देते हैं, वो वीजा होता है D/AM वीजा कैटेगरी। उसके बाद आती है D/DT वीजा कैटेगरी। अभी ये वीजा कैटेगरी क्या है इसको एग्जांपल देकर समझाते हैं। मान लो एक यूरोपियन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो रोमानिया में आकर अपना बिजनेस कर रही है, अपना काम कर रही है। अभी उसको रोमानिया में काम करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, बट वो एम्प्लॉयज जो है किसी नॉन यूरोपियन कंट्रीज से लाना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो जो एम्प्लॉय लेकर आएंगे रोमानिया के अंदर, उनका जो वीजा अप्लाई होगा वो होगा D/DT वीजा कैटेगरी में। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो रोमानिया की कंपनी होगी वो D/AM वीजा कैटेगरी में आपका वीजा अप्लाई कराएगी। जो किसी और यूरोपियन देश की कंपनी होगी, अगर वो रोमानिया में काम कर रही है और वो तीसरे देश से बंदे को लाना चाहती है तो वो D/DT वीजा कैटेगरी में आपका वीजा अप्लाई करवाएगी। उसके बाद आती है D/SD वीजा कैटेगरी। अभी ये है स्टडी वीजा कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि अगर आपका पर्पस है स्टडी का, रोमानिया के अंदर आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाना चाहते हैं, स्कूल की स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप D/SD वीजा कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। स्टडी वीजा कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे और स्टडी वीजा लेकर रोमानिया में जाएंगे। उसके बाद आ गया D/VF वीजा कैटेगरी। अभी ये वीजा कैटेगरी है फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा कैटेगरी। अभी इसमें क्या होता है कि मान लो आपका कोई फैमिली मेंबर है जो ऑलरेडी रोमानिया के अंदर है, मान लो जैसे हस्बैंड है वो ऑलरेडी रोमानिया के अंदर है, वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को रोमानिया के अंदर बुलाना चाहते हैं। वो ऑलरेडी रेजिडेंस परमिट पर हैं, जहाँ फिर वो परमानेंट रेजिडेंसी पर हैं, जहाँ वो सिटीजन है, व्हाटएवर कुछ भी हैं, तो वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए जो वीजा अप्लाई करेंगे वो वीजा अप्लाई होगा D/VF वीजा कैटेगरी में। मतलब फैमिली रीयूनिफिकेशन के बेस पर वो वीजा अप्लाई होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि फैमिली रीयूनिफिकेशन कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आपको लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वो जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। इसके बाद आती है D/AR वीजा कैटेगरी। अभी ये आती है रिलीजियस एक्टिविटीज वीजा कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी अगर अपने प्रीस्ट को, यानी कि अपने पुजारी को वहां पर बुलाना चाहती है रोमानिया के अंदर, तो वो इस कैटेगरी में उनका वीजा अप्लाई करेंगे। इस वीजा कैटेगरी में वो आकर वहां पर लॉन्ग स्टे के लिए रह सकते हैं और रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के बंदों के साथ। नेक्स्ट आती है D/CS वीजा कैटेगरी। अभी ये स्पेसिफिक वीजा कैटेगरी होती है साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए। अभी इसमें होता क्या है कि अगर आप एक साइंटिस्ट हो या फिर एक PhD स्टूडेंट हो, तो आप रोमानियन मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन और इमिग्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल की परमिशन से रिसर्च करने के लिए, जहाँ साइंटिफिक एक्टिविटीज करने के लिए रोमानिया में जा सकते हो और अपनी रिसर्च को वहां पर जाकर कंटिन्यू कर सकते हो। इसके लिए आपको रोमानियन साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन अथॉरिटी की और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है D/AS वीजा कैटेगरी। यह है अदर पर्पस के लिए वीजा कैटेगरी। मतलब इसमें काफी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, इसमें काफी सारे रीजंस आ सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन जो हैं वो इस वीजा कैटेगरी में आते हैं, जहाँ फिर एम्बेसडर जो हैं
वो इस वीज़ा कैटेगरी में आते हैं। IAS IPS ऑफिसर जो हैं, स्पेशल मिशन पर जो हैं, जो लॉन्ग स्टे करने वाले हैं रोमानिया के अंदर, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। या फिर कोई पर्सन जो है स्पेसिफिक अमाउंट और इन्वेस्ट करता है रोमानिया के अंदर, वो इस वीज़ा कैटेगरी में आ जाता है। मतलब कि काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप इस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बट वो जो रीज़न है ना, वो गवर्नमेंट लेवल के या फिर कॉरपोरेट लेवल के होने चाहिए। अगर ऐसा बोलें तो गलत नहीं होगा कि बड़े बंदों का वीज़ा है ये। फिर आती है DS वीज़ा कैटेगरी। अभी ये DS वीज़ा कैटेगरी है डिप्लोमेटिक सर्विस वीज़ा कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि अगर आप रोमानिया के अंदर हो किसी भी वीज़ा कैटेगरी में और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, या गुम हो गया, या फट गया, या कुछ भी हो गया व्हाटएवर, तो आपको पासपोर्ट रीन्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में आपको जाना पड़ता है अपनी स्पेसिफिक कंट्री की एम्बेसी में, पासपोर्ट सर्विसेज के पास। तो वो जो अथॉरिटी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ पर जो मेंबर ऑफ स्टाफ होता है उस अथॉरिटी में, जो पासपोर्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करवाते हैं या डिप्लोमेटिक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग, वो जो स्टाफ होता है, वो स्टाफ जो रोमानिया में आता है, वो आता है DS वीज़ा कैटेगरी में। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वीज़ा कैटेगरीज रोमानिया के अंदर। अगर आप रोमानिया में आने की कोशिश कर रहे हैं या आने वाले हैं, तो आपको इन वीज़ा कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। इन वीडियोस को बनाने का मेरा पर्पस ये था कि मुझे थोड़े टाइम से कुछ कमेंट्स आए थे कुछ लोगों के, जो बता रहे थे कि मेरे एजेंट ने मेरा वीज़ा इस कैटेगरी में अप्लाई किया है, मेरा वीज़ा इस कैटेगरी में अप्लाई किया है। उनको कैटेगरी का नाम तो पता था, बट वो कैटेगरी होती किस पर्पस के लिए उसकी नॉलेज उतनी नहीं थी। बाकी उम्मीद है दोस्तों मेरी ये जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी और आपने कोई ना कोई नॉलेज इन वीडियोस से गेन की होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुँचते रहें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।